का थर्ड लेक्चर है ये, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। लिमिट स्टेट मेथड के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम पढ़ चुके हैं पिछला क्लासेस में कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कैसे हम आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। इसके बाद हम लोग अल्टीमेट लोड मेथड पढ़ चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे लिमिट स्टेट मेथड। तो देखिए, ये जो लिमिट स्टेट मेथड है, ये एक आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का एक मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, हम लोग स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी दोनों पे हम ध्यान देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी दोनों चीजों पे फोकस कर देते हैं। एज प्रीवियस क्लासेस में जो हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड बताए थे, उसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम ये बोले थे कि जो स्ट्रक्चर है ओनली फॉर स्ट्रेंथ डिजाइन होता है, ओनली फॉर स्ट्रेंथ के लिए होता है, उसमें सर्विसिबिलिटी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। और उसमें हम लोड को अप टू यील्ड पॉइंट तक लेते हैं, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ लोड के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। इस मेथड में हम लोग क्या पढ़े थे, इस मेथड में हम लोग पढ़े थे कि अगर हम डिजाइन लोड निकालते हैं, हम जो डिजाइन लोड निकालते हैं वो वर्किंग लोड के ही बराबर होता है। लेकिन जब हम स्ट्रेंथ निकालते हैं तो जो वर्किंग स्ट्रेंथ होता है उस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में ओवरव्यू हो गया। ये तो हम ऑलरेडी डिटेल्ड में इसको हम बता दिए थे। लिमिट स्टेट क्या है, लिमिट स्टेट मेथड में अगर हम लिमिट स्टेट का बात करें तो लिमिट स्टेट जो है एक ऐसा एक्सेप्टेबल लिमिट है, एक ऐसा एक्सेप्टेबल लिमिट है जिससे कि जिस लिमिट के पहले जो मेरा स्ट्रक्चर है वो सेफ होगा, सर्विसिबल होगा। मतलब ये एक मिनिमम लिमिट है। लिमिट स्टेट ये शो करता है कि लिमिट स्टेट एक ऐसा लिमिट जिसके अंदर जो है स्ट्रक्चर सेफ्टी में रहेगा, सर्विसिबिलिटी में रहेगा। उस लिमिट से अगर बियॉन्ड जाते हैं तो स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। ये आपका लिमिट स्टेट मेथड होता है, ठीक है। अभी हम लोग पूरा 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि इसका एजम्पशन क्या है, सब कुछ देखेंगे हम। लिमिट स्टेट में आप लिमिट स्टेट के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, यहाँ पे लिमिट स्टेट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लीजिए। देखिए, लिमिट स्टेट क्या है, इट इज एक्सेप्टेबल लिमिट, इट इज एक्सेप्टेबल लिमिट, इट इज एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी, के लिए ये एक्सेप्टेबल लिमिट है, ठीक है। अप टू दिस लिमिट member is safe to resist external load and also, and यहाँ पे लिख दीजिएगा, and also gives proper service throughout the life, ठीक है। तो लिमिट स्टेट मेथड में हम ये स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का एक मेथड है। इसमें हम लोग लिमिट स्टेट यूज करते हैं। इसमें स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी दोनों क्राइटेरिया पे फोकस किया गया है। बात करते हैं लिमिट स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ लिमिट स्टेट में, क्लासिफिकेशन ऑफ लिमिट स्टेट का अगर हम बात करें, ठीक है। ये जो लिमिट स्टेट मेथड है ये स्ट्रेन बेस्ड मेथड है, ये जो लिमिट स्टेट मेथड है ये स्ट्रेन बेस्ड मेथड है। इसमें जो क्लासिफाई किया गया है लिमिट स्टेट को, वो दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, पहला जो है वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्लासिफाई किया गया है। और दूसरा नंबर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी, ये दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पढ़िएगा आराम से, ठीक है। मजा आने वाला आपको इस लेक्चर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब समझते रहेंगे हम लोग। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आप ये याद रखिए कि जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्ट्रेंथ पर्पस के ऊपर में डिजाइन कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को हम स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन कर रहे हैं। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हम स्ट्रक्चर के सर्विस कंडीशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं कि कितना सर्विसिबिलिटी आएगा। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो कि स्ट्रेंथ के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं,
इसमें कौन कौन सा आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका फ्लेक्सर आ जाएगा, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, फ्लेक्सर आ जाएगा, FLEXUR होता है फ्लेक्सर, जिसको कि हम बेंडिंग भी बोलते हैं। ये एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ये बीम में यूज होता है। लिमिट स्टेट ऑफ, हम कोलैप्स के बारे में बता रहे हैं कि पहला जो होता है वो लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। देखिए क्या हुआ कि लिमिट स्टेट मेथड जो है वो दो टाइप में हम क्लासिफाई किए हैं, एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो लोड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो टूटे नहीं, उसके लिए उस कैटेगरी में डाला गया है। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में स्ट्रक्चर कितना सर्विस दे रहा है, उसमें क्रैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपका सर्विसिबिलिटी के अंदर में आ जाएगा। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में पहला हो गया आपका फ्लेक्सर, और इसको हम लोग बेंडिंग भी बोल सकते हैं। ये एक्चुअली बीम में कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये किसमें यूज होता है, फ्लेक्सर और बेंडिंग, बीम में। ठीक है, दूसरा नंबर आता है शियर। शियर के लिए मतलब शियर जो लग रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर में, स्लाइड एक्शन के कारण जो फोर्सेस लग रहा है, स्लाइड एक्शन के कारण जो फोर्सेस लग रहा है उसके लिए उसको उसके स्ट्रेंथ में हम लोग कैसे, जैसे अगर स्लाइडिंग हो रहा है तो स्ट्रक्चर मेरा उसमें स्ट्रेंथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो आपका शियर के लिए हो गया। इसमें भी बीम में ज्यादातर ये यूज होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं टॉर्सन। ठीक है, ये भी क्या होगा कि अगर बीम में टॉर्सन हो रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है, वो टॉर्सन के प्रति रेजिस्टेंस है कि नहीं है, टॉर्सन से लड़ने का शक्ति है कि नहीं है, वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आ जाएगा, जो कि स्ट्रेंथ है। और इसमें आपका टॉर्सन किस किस में आ सकता है, एल बीम में जनरली टॉर्सन आता है, रिंग बीम में जनरली टॉर्सन आता है, रिंग बीम में टॉर्सन आता है। डी का बात करें, सी नंबर हो गया, डी आपका आ गया कंप्रेशन। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में जो चौथा है वो है कंप्रेशन। ये एक्चुअली कॉलम में आता है, कंप्रेशन किस में आता है, कॉलम में जनरली हम लोग इसको डिजाइन करते हैं कॉलम में। ठीक है, ये डी हो गया। और चौथा जो लास्ट जो है वो बॉन्ड है। ये भी क्या होगा कि प्रॉपर बॉन्ड बना है कि नहीं है, बॉन्ड अगर बना है तो वो अगर वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, वो आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और स्ट्रेंथ में आ जाएगा। ये जितना भी ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और स्ट्रेंथ है, अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा नंबर जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है, इसको हम अभी देख रहे हैं। पहले हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में जितना यहाँ पे चीज लिख दिए, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें गोइंग टू प्रोवाइड, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, या फिर वी आर गोइंग टू डिजाइन एंड प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे हम लोग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि स्ट्रक्चर के जो बेंडिंग हो रहा है उसमें स्ट्रेंथ है, शियर हो रहा है उसमें स्ट्रेंथ है, टॉर्सन जो आ रहा है उसको रेजिस्ट करे, आपका कंप्रेशन आ रहा है उसको रेजिस्ट करे, बॉन्ड में रेजिस्ट करे, बॉन्ड टूटे नहीं। ये सारा जो चीज है वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर आता है। दूसरा नंबर अगर हम बात करें, दूसरा अगर हम नंबर में बात करें, जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है, ध्यान से पढ़िएगा। लिमिट स्टेट ऑफ जो सर्विसिबिलिटी है, लिमिट स्टेट ऑफ जो सर्विसिबिलिटी है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा अभी हम बताने वाले हैं आपको। इसमें आ जाएगा आपका डिफ्लेक्शन, आप पहले ये समझ लीजिए, ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में पहला आ जाएगा डिफ्लेक्शन, दूसरा नंबर आ जाएगा क्रैकिंग। क्रैकिंग एक एक चीज से जितना भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बनता है, सबसे क्वेश्चन आया हुआ है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सी नंबर में वाइब्रेशन हो जाएगा, वाइब्रेशन एंड अदर सेकेंडरी इफेक्ट, एंड अदर सेकेंडरी इफेक्ट, जैसे कि आपका श्रिंकेज हो सकता है, अदर सेकेंडरी इफेक्ट लाइक श्रिंकेज, लाइक श्रिंकेज, 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 क्रीप, श्रिंकेज, क्रीप, क्रीप, टेम्परेचर चेंज के कारण जो स्ट्रेसेस आएगा, टेम्परेचर चेंज के कारण जो स्ट्रेसेस आएगा। ठीक है, ये किस में आ जाता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। अब इसमें मतलब क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डिफ्लेक्शन आ गया, क्रैकिंग आ गया, वाइब्रेशन आ गया। मतलब अगर जो स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट किए, जो हम मेंबर बनाए, जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए, जो मेंबर बनाए, वो मेंबर डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रैकिंग कितना हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब सर्विस, ये सर्विसिबिलिटी में आता है। मतलब सर्विस देना होता है, मतलब कितना स्ट्रक्चर के पास कैपेसिटी है सर्विस देने का, वो आपका सर्विसिबिलिटी में आ जाएगा। इसमें आपका डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, ये इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, गोइंग टू चेक, मतलब हम लोग चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, ओनली चेक, इसमें रिइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे हम लोग सिर्फ इसको चेक करेंगे। ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, विच ऑफ द
following which of the following is under limit state of सर्विसिबिलिटी। क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो पहला ऑप्शन में दे देगा आपका फ्लेक्सर दे देगा। फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग होता है, मतलब एक टेक्निकल वर्ड यूज हुआ है, बेंडिंग, बेंड हो रहा है उसको हम लोग फ्लेक्सर बोलते हैं। बी में दे देगा आपका शियर दे देगा, सी में दे देगा आपका बॉन्ड दे देगा, और डी में दे देगा आपको क्रैकिंग दे देगा। अब आप बताइए इसका आंसर क्या है। आप बताइए इसका आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो इसका आंसर तो सिंपली आपको भी हम बताएं कि क्रैकिंग हो जाएगा। ये जो आएगा वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आ जाएगा। तो इतना पार्ट समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होता है। सिंपली आप ये याद रखिए, जो सर्विसिबिलिटी वर्ड यूज हुआ है ना, सर्विसिबिलिटी जो वर्ड यूज हुआ है, ये स्ट्रक्चर के कितना एबिलिटी है, एबिलिटी टू गिव सर्विस, मतलब चेकिंग पार्ट है। ये चेक करते हैं हम लोग कि स्ट्रक्चर में हो रहा है कि नहीं। जैसे डिफ्लेक्शन के चेक करते हैं, ये प्रॉपर डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है। और ये भी बताएंगे कि IS 456 के हिसाब से कितना डिफ्लेक्शन आना चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर में, सब कुछ बताने वाले हैं आपको। तो इतना सारा चीज आपको समझ में आ गया। अब आते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इसको हमेशा हम LSM लिखेंगे, तो आप इसको यही समझिएगा। तो LSM में जो डिजाइन लोड होता है, LSM में जो डिजाइन लोड होता है, लिमिट स्टेट ऑफ मेथड में जो डिजाइन लोड, या फिर हम इसको अल्टीमेट लोड भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको अल्टीमेट लोड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम फैक्टर्ड लोड भी बोलेंगे, या फिर हम इसको फैक्टर्ड लोड भी बोलेंगे, या फिर हम इसको कोलैप्स लोड भी बोलेंगे, कोलैप्स लोड भी बोलेंगे इसको, या फिर हम इसको लिमिटिंग लोड भी बोलेंगे, या फिर हम इसको लिमिटिंग लोड भी बोलेंगे। ये सब एक ही वर्ड है, ये सब एक ही चीज है, लिमिटिंग और डिजाइन लोड। इसका जो वैल्यू होगा FD से अगर हम डिनोट करते हैं पूरा चीज को, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इनटू लोड फैक्टर। ये इसका वैल्यू हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इनटू लोड फैक्टर होगा। मतलब FD इक्वल्स टू गामा इनटू F हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे गामा F जो है वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है फॉर फोर्सेस एंड लोड। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे देखिए, ये जो लोड का जो वैल्यू है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फैक्टर्स और लोड का जो वैल्यू है, वो आपका IS 875 पार्ट बी में दिया हुआ है, IS 875 पार्ट बी में दिया हुआ है सब कुछ। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि डिजाइन लोड हम कैसे निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी दोनों तरफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम दे दिए, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज होता है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ये समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लोड किसको बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लोड किसको बोलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स लोड किसको बोलते हैं। ये इससे क्वेश्चन SSC JSSC में आया हुआ क्वेश्चन है। द लोड विच हैज देखिए पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, समझाएंगे हम इसको। द विच हैज 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट being exceeded in the life of a structure is called characteristics load। ठीक है, मतलब लोड का वैसा वैल्यू जो कि उस जो लोड का जो ऐसा वैल्यू जो कि 95% प्रोबेबिलिटी हो कि वो उस लोड से ज्यादा एक्सीड ना करे। अगर हम लोड जो अप्लाई कर रहे हैं वो उस लोड से ज्यादा अप्लाई ना हो, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स लोड बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर हम डायग्राम बना, देखिए सपोज दैट अगर आप 100 किलो न्यूटन लोड, ये अगर हम किसी स्ट्रक्चर पे अगर हम किसी स्ट्रक्चर को 100 किलो न्यूटन लोड फॉर 100 ईयर के लिए डिजाइन किए हैं, फॉर 100 ईयर्स के लिए अगर हम डिजाइन किए हैं, अगर किसी हम स्ट्रक्चर को 100 किलो न्यूटन लोड फॉर 100 ईयर्स के लिए अगर हम डिजाइन किए हैं, तो इस स्ट्रक्चर पर अगर लोड जो है वो 95 से
ज्यादा नहीं होना चाहिए। 95 से मतलब ये होना चाहिए कि जो 100 किलो न्यूटन के अगर हम स्ट्रक्चर को लोड के लिए डिजाइन किया है तो 95% प्रोबेबिलिटी मतलब होना चाहिए कि ये इससे एक्सीड ना करे। मतलब 95% जो प्रोबेबिलिटी है कि हम 100 किलो न्यूटन से ज्यादा लोड अप्लाई ना करें। ये 95% प्रोबेबिलिटी है कि 100 किलो न्यूटन से ज्यादा लोड इस पे अप्लाई नहीं हो। ठीक है, 5% ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि 100 से ज्यादा अप्लाई हो, तो उस लोड को हम कैरेक्टरिस्टिक्स लोड बोलेंगे। समझ में आ गया कि 100 किलो न्यूटन के लिए अगर हम किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन किए तो उसमें क्या हुआ कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये 100 किलो न्यूटन से ज्यादा एक्सीड ना करे, उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। 5% ऐसा प्रोबेबिलिटी होगा कि 100 से एक्सीड कर जाएगा, इसके ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एफ एम प्लस के इंटू एस। एफ एम प्लस के का जो वैल्यू होता है वो 1.65 इंटू एस होता है। ये आपका एफ एम जो हो गया मीन लोड हो गया। जैसे कि अगर हम ये डायग्राम बनाए प्रोबेबिलिटी डायग्राम, तो इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है ये जो है ये 95% जो है 95% जो है 95% प्रोबेबिलिटी होगा कि वो उसी 100 किलो न्यूटन के अंदर में ही रहे। सिर्फ ये 5% प्रोबेबिलिटी होगा कि ये इससे एक्सीड करे। ये 1.65 होता है, ये आपका एवरेज लोड का वैल्यू हो गया। एफ एम प्लस 1.65 इंटू एस जो होता है वो आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। एस जो है वो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। अब यहाँ पे एक हम आपको फैक्ट बताने वाले हैं जिससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फैक्टर फॉर लोड्स। लोड के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होना चाहिए? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं लोड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं लोड कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशन में अगर हम पहला बात करें डेड लोड प्लस लाइव लोड, अगर किसी स्ट्रक्चर पे डेड लोड लग रहा है और लाइव लोड लग रहा है तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स हम एक जगह लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए एक जगह लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, दो पार्ट हम कर दिए। अगर डेड लोड और लाइव लोड दो इसी स्ट्रक्चर पे लग रहा है तो वहां पे डेड लोड के लिए यहाँ डेड लोड हो गया, ये लाइव लोड हो गया और ये विंड लोड हो गया। यहाँ पे भी डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। ठीक है, डेड लोड और लाइव लोड में यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 1.5 होता है। लाइव लोड में भी 1.5 होता है। विंड लोड तो है ही नहीं कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे 1.0 होता है, यहाँ पे 1.0 होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर लोड कॉम्बिनेशन डेड लोड और लाइव लोड हो, अगर आप लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए स्ट्रक्चर को हम डिजाइन कर रहे हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, तो हम उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिजाइन लोड निकालने के लिए। ठीक है, अगर दूसरा कॉम्बिनेशन डेड लोड का हो और लाइव लोड ना होके विंड लोड हो तो यहाँ पे हम जो 0.9 और 1.5 लिख दिए। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, लाइव लोड है ही नहीं, और यहाँ पे 1.5 लिख दिए। उसी तरह लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में 1.0 1.0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। यहाँ पे जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डालेंगे 1.2, यहाँ पे भी 1.2 होगा, यहाँ पे भी 1.2 होगा, यहाँ पे 1.0, यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे 0.8। ये आप दिमाग में छाप लीजिएगा, एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इससे जो क्वेश्चन है वो आपका पूछेगा ही पूछेगा। आप इसको लिखते जाइए, जितना भी चीज हम बोल रहे हैं सब अपने अपने कॉपी पे जल्दी जल्दी नोट करते जाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि लोड कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये लोड कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि डेड लोड और लाइव लोड कहीं पे दिया हुआ है, मान लीजिए आपका 150 किलो न्यूटन डेड लोड दे दिया और 200 किलो न्यूटन लाइव लोड दे दिया, और आपको निकालना है कि डिजाइन लोड निकालना है, और आपको निकालना है डिजाइन लोड, तो आप क्या करेगा 1.5 इंटू 150 प्लस 1.5 इंटू 200, मतलब पूरा निकालिएगा 15 × 5 = 75 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
प्लस 15 दूना 30 मतलब यहाँ पे 105 किलो न्यूटन जो होगा आपका डिजाइन लोड होगा। देखिए 15 225 हो जाएगा यहाँ पे 225, सॉरी यहाँ पे 225 होगा, यहाँ पे 300 होगा, तो आप यहाँ पे ये 600 525 हो जाएगा 525, क्योंकि डिजाइन लोड तो हमेशा ज़्यादा ही होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है तो 525 ये होता है इसका सिग्निफिकेंस 1.5 और 1.5 का। नोट में आपको एक वर्ड यहाँ पे एक सेंटेंस लिखवाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि अगर विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड दोनों एक ही साथ आता है तो एक साथ हम कंसिडर नहीं करते हैं, इसको एक साथ कंसिडर नहीं करेंगे, दोनों में से कोई एक कंसिडर करेंगे जिसका कि वैल्यू मैक्सिमम होगा। विंड लोड का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तो विंड लोड लेंगे, अगर अर्थक्वेक लोड का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो हम अर्थक्वेक लोड को ही सिर्फ लेंगे, क्योंकि अगर एक ही लोड, तो ये क्या है विंड लोड और अर्थक्वेक लोड जो ये नेचर के द्वारा लगाया हुआ लोड है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए विंड लोड का वैल्यू 100 किलो न्यूटन है और अर्थक्वेक लोड का वैल्यू 120 किलो न्यूटन है, तो जब कोई भी स्ट्रक्चर 120 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन हो गया तो वो तो 100 के लिए ऑलरेडी डिजाइन हो गया, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर पे अगर अर्थक्वेक लोड 120 किलो न्यूटन रेजिस्ट कर रहा है तो 100 किलो न्यूटन जो है वो ऑब्वियसली रेजिस्ट करेगा, तो इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं when earthquake load coming into picture the factor of safety taken for dead load is 0.9, अदरवाइज इट इज 1.5, या फिर हम लोग 1.5 भी ले सकते हैं। जितना आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लीजिए उतना ही अच्छा है, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट जो दिया गया IS 456 में ये क्या होता है, कंक्रीट का कोड बुक होता है, आरसीसी का कोड बुक होता है, इसमें जो दिया गया इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका एक नोट हो गया, जैसे कि आप एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डिजाइन लोड इन कोलैप्स एंड सर्विसिबिलिटी, हम शॉर्ट में लिख ले रहे हैं सर्विसिबिलिटी तो आप समझ जाइएगा, एंड सेपरेटली फॉर डेड लोड इक्वल्स टू दिया हुआ है 150 किलो न्यूटन पर मीटर, डेड लोड आपका सेल्फ वेट होता है, ठीक है। लाइव लोड आपका 120 किलो न्यूटन जो कि हम लोग जिस भी स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो फिर उस पे उतर जाते हैं, मतलब हम लोग का जो लोड है गया वो लाइव लोड हो गया। विंड लोड के बाद हवा के द्वारा जो लोड हो गया ये दिया हुआ है 25 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, और अर्थक्वेक लोड दिया हुआ है आपका 32 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। अब आपको निकालना है डिजाइन लोड फॉर कोलैप्स, तो डिजाइन लोड फॉर कोलैप्स का अगर हम बात करें, डिजाइन लोड और अगर हम कोलैप्स का बात करें तो पहला नंबर में हम क्या लिखेंगे, पहला जो कॉम्बिनेशन है वो डेड लोड और लाइव लोड का लेते हैं, तो 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, ये हम बता दिए हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, देख सकते हैं प्रीवियस वाले स्लाइड्स में, बस हम यही वाला यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पे 1.5 ये 1.5 जो लिए हैं वही वाला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1.5 डेड लोड और 1.5 लाइव लोड में 1.5 कॉमन हो गया, डेड लोड का वैल्यू 150 है, लाइव लोड का वैल्यू 120 है, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो 600 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। उसी तरह दूसरा कॉम्बिनेशन में हम क्या लेंगे, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5, यहाँ पे हम एक ही लोड लेंगे, अर्थक्वेक लोड ले या फिर हम विंड लोड है, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा 32 मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम अर्थक्वेक लोड ही ले रहे हैं, तो 1.5 इंटू डेड लोड का वैल्यू कितना है 150 प्लस अर्थक्वेक लोड का वैल्यू कितना है 32, तो इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो 273 किलो न्यूटन पर मीटर आता है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन लेंगे ये हम लेंगे 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 अर्थक्वेक लोड प्लस 1.2 अर्थक्वेक लोड, तो यहाँ पे 1.2 कॉमन हो गया, 150 प्लस 250 लाइव लोड कितना है 120 है, यहाँ पे 250 दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे 250 यहाँ पे 250 कर लीजिएगा, यहाँ पे भी 250 कर लीजिएगा, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा प्लस 32, तो इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे 518 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। अब देखिए एक जो वैल्यू है आपका, एक वैल्यू 518 आ रहा है, एक 273 आ रहा है और एक 600 आ रहा है, तीन टाइप का वैल्यू आ रहा है, तो इसमें से जो डिजाइन लोड फॉर कोलैप्स होगा,
डिजाइन लोड फॉर कोलैप्स का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ दिस थ्री वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ दिस थ्री वैल्यूज। तो मैक्सिमम वैल्यूज कौन सा हो जाएगा उसमें से 600 किलोमीटर मीटर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि अगर जो मेरा स्ट्रक्चर है अगर वो 600 किलोमीटर मीटर के लिए डिजाइन हो गया, मतलब वो 580 वाला भी सहेगा, 500 भी सहेगा, 273 भी सहेगा, ठीक है, ये सब सहेगा। अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हम 580 के लिए डिजाइन कर दिए तो एक जगह आपका 680 आ रहा है तो उसको उस लोड को सह नहीं पाएगा, 580 में ही वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, इसलिए हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे लेते हैं। उसी तरह डिजाइन लोड फॉर सर्विसिबिलिटी निकालते हैं, क्वेश्चन में दोनों बोल रहा था, डिजाइन फॉर सर्विस निकालते हैं, डिजाइन फॉर सर्विसिबिलिटी निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी, ये आसान है, ये तो हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन कितना टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम कुछ नहीं लगना है। तो डिजाइन फॉर सर्विसिबिलिटी में 1.0 इंटू डेड लोड प्लस 1.0 इंटू लाइव लोड, उसी तरह दूसरा नंबर में 1.0 इंटू डेड लोड प्लस 1.0 इंटू अर्थक्वेक लोड, यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, मतलब 1 में तो कुछ होगा नहीं, 150 प्लस 1 इंटू 250, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा 400 आ जाएगा। उसी तरह 1.0 इंटू डेड लोड प्लस 1.0 इंटू अर्थक्वेक लोड, यहाँ पे 150 प्लस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 182 हो जाएगा। और तीसरा नंबर में 1.0 डेड लोड प्लस 1.0.8 लाइव लोड प्लस 0.8 अर्थक्वेक लोड, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो 150 प्लस 0.8 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे लाइव लोड का वैल्यू 250 दिया हुआ है प्लस 32, तो इसका आप वैल्यू निकालते हैं तो 375.6 किलो न्यूटन मीटर होगा। तो यहाँ पे डिजाइन सर्विस लोड क्या हो जाएगा 400 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ये दोनों चीज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अब आते हैं हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। डिजाइन लोड पढ़ लिए हम लोग, अब आते हैं हम डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो डिजाइन स्ट्रेंथ को, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम लोग डिजाइन स्ट्रेस भी बोलते हैं, डिजाइन स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, या फिर अलाउएबल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, अलाउएबल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, या फिर परमिसिबल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, इसमें बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिजाइन स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ये होता है डिजाइन स्ट्रेंथ। लोड में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे और स्ट्रेंथ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोड में मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप 100 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहे हैं तो आप मान के चलिएगा कि हम 150 किलो न्यूटन भविष्य में हो सकता है अप्लाई करें, मतलब हम यहाँ पे बढ़ा के ले रहे हैं कि अगर हमको लगाना है किसी स्ट्रक्चर पे 100 किलो न्यूटन का लोड ही, लेकिन हम मान लिए कि उस स्ट्रक्चर पे 150 हम लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका लोड में मल्टीप्लाई हो रहा है। और स्ट्रेंथ में अगर हमको मान लीजिए कि कोई मेरा स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ 100 किलो न्यूटन है, मान लीजिए इसका कैपेसिटी जो है वो 100 किलो न्यूटन है, अगर आप इसका स्ट्रेंथ का अगर हम डिजाइन करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि इसमें 85 किलो न्यूटन स्ट्रेंथ है, मतलब हम लोग स्ट्रेंथ में कम और इसके साथ लोड में ज्यादा कर दे रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर को हम हर तरह से सेफ बनाना चाहते हैं और सेफ लेके डिजाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड बता दिए, हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लीजिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ क्या होता है। ये देखिए द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। मतलब अगर किसी भी स्ट्रक्चर का 100 किलो न्यूटन स्ट्रेंथ है तो किसी भी केस में 95% प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि जो इसका स्ट्रेंथ है वो 100 किलो न्यूटन ही शो करे, 5% ऐसा प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि इस 100 किलो न्यूटन से कम लोड, इसका कम स्ट्रेंथ शो करे, ठीक है। मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ 100 किलो न्यूटन है तो 95% उसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि वो 100 किलो न्यूटन लोड शो मतलब
रजिस्टर करे, और इसमें 5% प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि उससे कम वो स्ट्रेंथ अपना शो करे। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ हो जाता है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ हो जाता है। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखिएगा आप, इसका डिफिनेशन आप कैसे लिखिएगा, इसका डिफिनेशन आप लिखने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज द वैल्यू ऑफ, इट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ below which below which below which not more than not more than not more than 5% of test result are expected to fall, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। मतलब जो एफ का वैल्यू होगा वो एवरेज स्ट्रेंथ से, मीन स्ट्रेंथ से कम ही होगा, वो आपका हो गया। तो यहाँ पे एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एम माइनस के इंटू एस होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाएं, प्रोबेबिलिटी डायग्राम, तो इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे आपका एफ एम हो जाएगा, यहाँ पे आपका एफ एम हो जाएगा, और ये 5% जो प्रोबेबिलिटी है, 5% जो प्रोबेबिलिटी है कि ये एक्सीड नहीं करे, और ये हो जाएगा आपका 1.65। तो एफ का जो वैल्यू होगा एफ एम ये पूरा एफ एम हो गया, माइनस के इंटू एस, ये आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे एफ एम जो है वो मीन और एवरेज स्ट्रेंथ है, मीन और एवरेज स्ट्रेंथ है, मीन और एवरेज स्ट्रेंथ है। तो इतना चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी में जो डिजाइन लोड का जो वैल्यू होता है, जो डिजाइन लोड का जो वैल्यू होता है वो एवरेज लोड से ज्यादा होता है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जो डिजाइन स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है वो कम होता है एवरेज स्ट्रेंथ से। क्यों? क्योंकि इसमें हम डिवाइड करते हैं, माइनस भी किए हैं, आप देख सकते हैं। डिजाइन लोड में हम क्या करते थे, एफ इक्वल्स टू एफ एम प्लस के इंटू एस किए हैं, और डिजाइन स्ट्रेंथ में एफ इक्वल्स टू एफ एम माइनस के इंटू एस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया इतना सारा चीज। अब आते हैं हम मटेरियल का जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो कितना होता है। अगर हम मटेरियल में कंक्रीट का बात करें, कंक्रीट का बात करें तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए कंक्रीट का जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है वो 1.5 होता है, और स्टील का जो बात करें, जो रिइंफोर्समेंट हम लोग करते हैं, उसका होता है 1.15 होता है। सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में, सर्विस क्राइटेरिया में 1.0 होता है, और यहाँ पे भी 1.0 होता है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो इसके लिए इतना होता है। ये आप वीवीआई है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कंक्रीट के लिए 1.5, स्टील के लिए 1.15 होता है। इतना सारा चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन देखिएगा जिससे कि आपका कुछ क्लियर है। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं एग्जाम में हार्ड नहीं पूछेगा। जेई वाले एग्जाम में, यही जेई का जो भी एग्जाम होता है उसमें उतना ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, गेट में ही सिर्फ पूछता है उस टाइप का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है। अब आते हैं हम, ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन एक देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन एक देखते हैं हम यहाँ पे। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, द कंप्रेसिव strength of a standard, the compressive strength of a standard 15 cm cubes, 15 cm cubes are given below. Determine characteristics, determine characteristics strength of concrete, determine characteristics strength of concrete। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 28 MPa दिया हुआ है, 20 characteristics strength of स्टैंडर्ड 15 cm क्यूब्स आर गिवन बिलो, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है 28, 33, 30 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है और 40 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसका मीन स्ट्रेंथ निकाल दीजिएगा। तो मीन स्ट्रेंथ निकालेगा तो क्या होगा, 28 प्लस 33 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 40 कितना है। कि आप एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल जो दिया हुआ है अंक डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ अंक। तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ से 5 से डिवाइड किए, तो आप इसका समेशन करिएगा तो 149 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 29.8 MPa आ गया।
अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एम माइनस एफ आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन होता है। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखेंगे 29.8 एफएम का जो वैल्यू है वो कितना है 29.8 माइनस 28 का होल स्क्वायर प्लस 29.8 माइनस 33 का होल स्क्वायर प्लस 29.8 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस 29.8 माइनस 18 का होल स्क्वायर प्लस 29.8 माइनस 40 का होल स्क्वायर, ये सबका समेशन करेंगे डिवाइडेड बाई n माइनस वन। n का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 है, तो 5 माइनस वन मतलब 4 रहेंगे। तो यहाँ से जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू कैलकुलेट होके आता है वो आपका आता है 8.03। याद रखिएगा। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे f का वैल्यू निकालना है। तो एफ एम माइनस के इंटू एस, एफ एम का वैल्यू 29.8 आया, माइनस के का वैल्यू 1.65 आया और एस का वैल्यू 8.03 आया। आप कैलकुलेट किए तो यहाँ पे 16.57 एमपीए जो आ गया वो एफ का वैल्यू आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम एफ का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक चीज और यहाँ पे हम समझेंगे, समझने वाला चीज है यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन सिलेंडर एंड क्यूब स्ट्रेंथ। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन सिलेंडर और क्यूब के स्ट्रेंथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। सिलेंडर और क्यूब के अगर स्ट्रेंथ में हम कंपैरिजन करें तो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्यूब का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि सिलेंडर का होगा। देखिए एक 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का एक हम क्यूब बनाए। ठीक है, एक हम क्यूब बनाए और एक सिलेंडर बनाए हम। ठीक है, एक सिलेंडर बनाए हम आपका 15 सेंटीमीटर डाया का और 30 सेंटीमीटर लेंथ का, 30 सेंटीमीटर का लेंथ का। तो हम बात करें अगर हम स्ट्रेंथ का, तो जो क्यूब का जो स्ट्रेंथ होगा, जो क्यूब का जो स्ट्रेंथ होगा 1.25 टाइम्स जो होगा वो सिलेंडर के स्ट्रेंथ के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया कि ये 1.25 टाइम्स मतलब इतना टाइम्स ज्यादा होगा, मतलब सिलेंडर क्यूब का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिलेंडर के स्ट्रेंथ पे। ऐसा क्यों होता है, ये होता है सिलेंडरनेस रेशियो के वजह से होता है, सिलेंडरनेस रेशियो के वजह से होता है। ये सिलेंडर मेंबर है कि ये सिलेंडर मेंबर है, आप बताइए। ये थिन मेंबर है, ये बकल हो सकता है, तो ये आपका सिलेंडर मेंबर ये है। तो जो सिलेंडर लेमडा जो होता है, सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होता है। मतलब अगर सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ेगा स्ट्रेंथ कम होगा, तो इसका जो आपका सिलेंडर होता है उसका सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्यूब। सो स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे कितना ज्यादा होगा 1.25 टाइम्स ऑफ सिलेंडर होगा। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। सिग्मा ऑफ मतलब स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर, 1.25 टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम यहाँ पे, अगर हम लेमडा का वैल्यू 2 रखते हैं, लेमडा का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा 0.80 एफसीक्यू होगा, कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होगा। लेमडा का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो जो स्ट्रेंथ होगा वो 0.75 एफसीक्यू से 0.7 एफसीक्यू होगा। अगर लेमडा का वैल्यू मतलब जैसे जैसे लेमडा का वैल्यू बढ़ता है ना वैसे वैसे क्या होता है, स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होते जाता है। लेमडा 5 का 0.67, इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। लेमडा 6 का इसके बाद 0.67 एफसीक्यू होता है। तो ये आप याद रखिएगा, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। लेमडा क्या आपका सिलेंडरनेस रेशियो है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम एक अलग कंसेप्ट पे, आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। कंक्रीट का आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं हम यहाँ पे। तो समझिएगा, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो यहाँ पे आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, इसका बात करें तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हो गया आपका स्ट्रेन का वैल्यू, यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू हो गया और यहाँ पे हो गया स्ट्रेस का वैल्यू, स्ट्रेस का वैल्यू मतलब सिग्मा का वैल्यू। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम ड्रॉ किए, तो यहाँ से हम स्टार्ट किए 0 से, 0 से 0 से, तो इस तरह से कुछ आया। ठीक है, इसके बाद 0 से ही हम स्टार्ट किए, ये इस तरह से गया। इसके बाद हम 0 से ही स्टार्ट किए,
तो यहाँ पे इस तरह से गया, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ये यहाँ के जो यहाँ पे जो स्ट्रेन का वैल्यू होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेन का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0.002 होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ पे वो कितना होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 0.0035 होगा, ठीक है। ये कॉन्क्रीट देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, देखिएगा आप ध्यान से, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ये आपका पाराबोला हो गया, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। ये पाराबोला हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, पाराबोला होगा, ठीक है। ये पोर्शन जो है आपका स्ट्रेट होगा। यहाँ पे जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो हम इसको एफ सिक्के से डिनोट कर दिए। यहाँ पे जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है इसमें हम 1.5 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0.67 एफ सिक्के आ गया। यहाँ पे 0.67 एफ सिक्के को हम 1.5 से डिवाइड कर दिए तो 0.45 एफ सिक्के आ गया। देखिए एक्चुअल जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो एफ सिक्के हो गया। अब हम इसको सिलेंडरनेस के लिए हम 1.5 से एक बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किए तो 0.67 एफ सिक्के आ गया। फिर से इसको हम 1.5 से अगर हम डिवाइड किए एक्चुअल डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए, जो हम लोग कंक्रीट में डिजाइन करने के लिए लेते हैं, तो 0.45 एफ सिक्के हो जाएगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछ देता है, अगर आपसे कोई पूछ दिया क्वेश्चन कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना होता है, एग्जाम में आप कितना बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है वो 0.45 एफ सिक्के होता है। 0.45 एफ सिक्के जो होता है वो आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। आइडियल और एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डिफरेंस है। ये कंक्रीट का आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अगर हम बात करें कि एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप बना के दिखा दीजिए, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, तो देखिए क्या होता है। एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, तो क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा कि कोई आपका डेफिनेट पॉइंट ही नहीं शो होगा। अब इस तरह से डायरेक्टली आप बनाइए, इस तरह से डायरेक्टली बनाइए। ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे O हो गया, ये यहाँ पे A हो गया और यहाँ पे B हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 0.2%, मतलब 0.002 हो जाएगा। ये स्ट्रेन हो गया और यहाँ पे ये स्ट्रेस हो गया। ये एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट है। ये AB जो है ना, ये स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है। AB क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है, ठीक है। जो मैक्सिमम कंक्रीट में जो स्ट्रेन होता है वो 0.0035 होता है। ये मैक्सिमम स्ट्रेन होता है कंक्रीट के अंदर में। मैक्सिमम स्ट्रेन क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे, मैक्सिमम स्ट्रेन इन अ कंक्रीट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन अ कंक्रीट, तो क्या होगा 0.0035 होगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि डिजाइन स्ट्रेंथ, मान लीजिए आपसे कोई पूछ देता है, आपसे कोई पूछ देता है कि M20 का डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना होगा, तो 0.45 एफ सिक्के अगर रखिएगा तो 0.45 एफ सिक्के का जो वैल्यू होगा वहां पे 20 होगा। मतलब यहाँ पे जो होगा 9 न्यूटन पर एम स्क्वायर जो होगा, इसका क्या होगा आपका स्ट्रेंथ होगा, डिजाइन स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। यहाँ पे M20 क्या है, M20 क्या है, M20 क्या है, M फॉर मिक्स होता है, M फॉर मिक्स होता है, और 20 जो होता है, ये कंक्रीट में ऑलरेडी हम पढ़ाएंगे लेकिन यहाँ भी बता देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ concrete cubes आफ्टर 28 days ऑफ, आफ्टर 28 days ऑफ कंक्रीट, जो स्ट्रेंथ होगा वो 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा। ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। कैरेक्टर, क्योंकि हम लोग जो कंक्रीट का अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो क्यूब से ही करते हैं, इसीलिए क्यूब वर्ड आया है, इसीलिए क्यूब वर्ड आया है। यहाँ पे क्यूब बनाते हैं, उसको 24 आवर्स के लिए भिगो के रखते हैं, फिर इसके बाद हम सीटीएम मशीन में उसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। सीटीएम मशीन में जो यहाँ पे लोडिंग रेट होता है वो कितना बताए थे, 140 kg पर cm स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से लोडिंग रेट होता है। इस लोडिंग से हम उसमें अप्लाई करके स्ट्रेंथ का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट और एक्चुअल आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। अब हम यहाँ पे स्टील का बात करते हैं। आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन, आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील,
और अगर हम स्टील का बात करें, आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से हम शो करेंगे, इस तरह से हम शो करेंगे, ठीक है। इसको आप और अच्छे तरीके से बनाइएगा, ठीक है। इसको और आप अगर अच्छे तरीके से बनाते हैं तो आपको आइडियल जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा वो इस तरह से कुछ आएगा, और इसी को हम आगे की तरफ बढ़ा दिए तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा एफ वाई होगा, और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा एफ वाई डिवाइडेड बाई 1.15 करेंगे तो 0.87, इसमें एक ही बार डिवाइड करते हैं, और जो इसका करें स्ट्रेंथ होगा, एक्चुअल जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगा वो 0.87 एफ वाई होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा एक्चुअली ये ऐसे जाएगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा, और ये जो है ये एक ही पोर्शन पे आएगा। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा वो 0.002 होगा, मतलब 0.2% हो गया। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कितना होगा, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील का अगर कोई बात कर देता है आपसे तो कितना बोलिएगा, 0.87 FY होता है। उसी तरह अगर आप एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो तो ये तो आइडियल हम बनाए जो पहले बनाए, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अगर हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो इस तरह से होगा, ठीक है। ये फिर से बनाइए इसको, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर थोड़ा सा कर्व रहेगा, फिर इसके बाद यील्ड पॉइंट, इसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट के बाद इसके बाद आपका अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट के बाद जाके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह का जो होता है ये होता है आपका एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, आपका ये जो ये ओ ए जो हो गया ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हो गया, ये आपका अपर यील्ड पॉइंट हो गया, ये आपका लोअर यील्ड पॉइंट हो गया, ये आपका अल्टीमेट पॉइंट हो गया, और ये हो गया ब्रेक पॉइंट हो गया। तो ये इस तरह से जो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है आपका एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील होता है। जैसे यहाँ पे जो ओ ए है, ओ से लेके जो ए है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है, लीनियर इलास्टिक लिमिट होता है, लीनियर इलास्टिसिटी वो करता है, मतलब ये ओ ए जो है वो हुक्स लॉ को वैलिड करता है, ओ ए जो है वो हुक्स लॉ को वैलिड करता है, वैलिड मतलब हुक्स लॉ यहाँ पे वैलिड है, हुक्स जो है हुक्स लॉ जो है यहाँ पे वैलिड है ओ ए में, ठीक है। और बीसी जो है यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये आपका स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है, ये और ए बी जो है वो नॉन लिनियर होगा, ए बी जो है वो नॉन लिनियर होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम मेन, अब टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर फ्लेक्सर। अब हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर फ्लेक्सर। इसके लिए हम डिजाइन करते हैं, ये पहला चैप्टर है आरसीसी डिजाइन का, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, लिमिट टॉपिक समझिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर फ्लेक्सर मतलब स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, और किसमें स्ट्रेंथ चाहिए, बेंडिंग में, मतलब मेरा जो स्ट्रक्चर है वो बेंड नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम स्ट्रेंथ के ऊपर में डिजाइन कर रहे हैं। तो वो आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और फ्लेक्सर के अंदर में आएगा। तो इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे बीम का डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो कि हम ऑलरेडी बता दिए कि एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है which can receive the load in transverse direction that is perpendicular to the longitudinal axis। तो बीम के बारे में हम बता दिए हैं दूसरा लेक्चर में, आप वहां से वो शुरू से देखते हैं ना, तो बीम के बारे में पता ही होगा। अब आते हैं हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, इसके बारे में भी बता दिया कि अगर रिइंफोर्समेंट हम सिर्फ टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं तो उस बीम को हम लोग बोलेंगे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बोलेंगे। अब हम ये भी बता दें कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम में कहाँ होता है, ये सब कुछ हम बता दिए हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में हम रिइंफोर्समेंट जो है वो नीचे में प्रोवाइड करते हैं, कैंटिलीवर के केस में हम नीचे रिइंफोर्समेंट जो है वो ऊपर में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे टेंशन जोन है और यहाँ पे नीचे में टेंशन जोन है, इसलिए यहाँ पे स्टील नीचे में होता है। तो सिंगली रिइंफोर्स बीम मतलब अगर रिइंफोर्समेंट एक जोन में प्रोवाइड करते हैं वो कि टेंशन जोन में, उसको हम सिंगली रिइंफोर्स बीम बोलेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में अगर हम लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन पढ़ते हैं, लिमिट स्टेट मेथड से अगर हम डिजाइन पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे कि उसका एजम्पशन क्या क्या है। एक एक चीज बताने वाले हैं एजम्पशन में, बस कंटिन्यू आराम से देखते रहिए, ठीक है। जो पहला एजम्पशन है प्लेन सेक्शन, ये आप ऑलमोस्ट देखिएगा कि पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल
जितना भी डिजाइन है ये सब में ये जंक्शन होता है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, before bending and after bending, plane section remains plane before bending and after bending. Tensile strength of concrete is ignored. Tensile strength of concrete is ignored. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। ये आपका हो गया दूसरा एजम्पशन, ठीक है। मतलब जो टेंसाइल कंक्रीट का, जो कंक्रीट तो ब्रिटल मटेरियल है, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर करते हैं। ये एजम्पशन है उसका। 0.0035 है वो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में स्ट्रेन का वैल्यू है, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में स्ट्रेन का वैल्यू है। अगर हम बात करें और एजम्पशन का, तो इसमें जो एजम्पशन होगा, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगा, देखिए एक एक एजम्पशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा वो रेक्टेंगुलर होगा और क्या होगा, पाराबोलिक होगा। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ध्यान से समझते जाइएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगा, अभी हम बताए हैं आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, रेक्टेंगुलर और पाराबोलिक होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे हम बताए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बताए हैं जो ये पाराबोलिक हो गया ये पोर्शन, और ये पोर्शन स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब पाराबोलिक भी होगा और रेक्टेंगुलर भी होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम, जो स्ट्रेन होता है स्टील में, कंक्रीट में तो हम बता दिए कि 0.0035 होता है कंक्रीट में स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन इन स्टील का बात करें, इन टेंशन स्टील, तो उसमें जो स्ट्रेन होता है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। 0.87 FY/ES प्लस 0.002 इतना होना चाहिए स्ट्रेन इन स्टील। अब हम यहाँ ये क्यों बोले कि ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टील में स्ट्रेन नहीं होगा तो वो कैसे इंडिकेट करेगा कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो फेल होने वाला है। तो इसीलिए जो है ये स्ट्रेन जो है वो होना चाहिए, ताकि पहले से पता चले कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो फेल होने वाला है। तो इतना सारा चीज आपको यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। अब हम आएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, ठीक है, और उसी से हम डिजाइन पढ़ेंगे इसका, उसी से हम डिजाइन पढ़ेंगे इसका। ठीक है, तो इसका हम उसी से डिजाइन पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अभी हम इस क्लासेस को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर पूरा प्रैक्टिस करिए, और इसको जो भी लेक्चर देख रहे हैं आप नोट करते चलिए इसको, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर दिस।